हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत। इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग 15+ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अयस्कों का भर्जन होता है। ये जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करने वाला है। तो इसमें पूछा गया है किस प्रकार के अयस्कों का भर्जन होता है। तो इसमें सल्फर अयस्क, ये जो है मतलब इस प्रकार के जो अयस्क होते हैं उसका भर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सज्जीकरण प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। इसमें सज्जीकरण प्रक्रम से बताना है कि क्या समझते हैं हम लोग। तो सज्जीकरण है क्या वो जानते हैं। तो अयस्क सांद्रण में प्रयुक्त प्रक्रम सज्जीकरण कहलाते हैं। ये इसका एक लाइन में आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख करके आएंगे तो आपको 2 मार्क्स तो मैक्सिमम मिल ही जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें बोला गया कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा 983 के ताप पर अच्छा अपचायक है। इसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में पूछा गया है। तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह 983। तो इसका आंसर हो जाएगा CO 983 के ताप से अत्यधिक ताप पर CO अस्थायी होने के कारण ये जो है अपचायक नहीं है, जबकि कार्बन है। तो इसका इसमें बोला गया है कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा मतलब 983 के ताप पर अच्छा अपचायक है। तो कार्बन जो है वह 983 के ताप पर सबसे अच्छा अपचायक है। लेकिन जो CO है वह ताप से अत्यधिक है, मतलब 983 के जो ताप है उससे अत्यधिक ताप पर CO जो है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह अस्थायी हो जाता है। इसके कारण वो जो है अपचायक नहीं है, लेकिन कार्बन अपचायक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंडल परिष्करण विधि का क्या सिद्धांत है। एकदम शॉर्ट आंसर है। आप लोग को एमसीक्यूज में भी मदद करेगा और आप लोग 2 नंबर तो मैक्सिमम लेकर ही आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम में पूरे 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको पूरे 5 आएंगे, तो आपको उसमें से 9 तो गेन करना ही करना है। 9 तो करेंगे ही। तो एक 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 या 2 तो जाएगा, मतलब कटकुट कर सकता है तो करे, लेकिन 9 तो आएगा ना। तो वो सब प्रिपरेशन करते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मंडल परिष्करण विधि का क्या सिद्धांत है। तो यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्थाओं की अपेक्षा गलित अवस्था में अत्यधिक होती है। इसमें बोला गया है कि जो मंडल परिष्करण विधि जो है वह इस सिद्धांत पर आधारित है। अशुद्धि मतलब जो डस्ट होते हैं वो विलेयता धातु की ठोस अस्थाई की अपेक्षा गलित अवस्था में अत्यधिक होता है। ये जो है मतलब ये सिद्धांत है किसका, मंडल परिष्करण जो विधि है उसका। तो बढ़ते हैं आगे। ये मेथड के बारे में पता चल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कॉपर धातु के निष्कर्षण के बाद शोधन कैसे करते हैं। कॉपर धातु के जो निष्कर्षण होते हैं उसके बाद शोधन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तांबे का शोधन जो है वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। अशुद्ध कॉपर जो है वह एनोड के रूप में तथा शुद्ध कॉपर जो होते हैं पोथरी कैथोड के रूप में लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कॉपर धातु के निष्कर्षण के बाद शोधन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शोधन में बताया गया है कि तांबे का शोधन जो है किससे किया जाता है, वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा। लेकिन अगर कॉपर का बात करें तो पहले अशुद्ध कॉपर जो है वह एनोड का काम करता है और शुद्ध जो कॉपर है वह पोथरी कैथोड के रूप में लेता है। तो ये इस प्रकार से इसका शोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगा आप लोग को। कॉपर पाइराइड अयस्क का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा CuFeS2, ये हो जाएगा इसका सही। तो क्वेश्चन में बोला गया था कॉपर पाइराइड अयस्क का सूत्र है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही। तो बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए। तो इसमें बोला गया एल्युमिनियम के प्रमुख खनिजों को लिखे। तो एल्युमिनियम के प्रमुख खनिज कौन है? तो फर्स्ट हो जाएगा बॉक्साइट, दूसरा हो जाएगा कार्योलाइट, थर्ड हो जाएगा अर्थ क्लेस, और फोर्थ हो जाएगा भ्रमक, और फिफ्थ हो जाएगा कोरंडम। तो इसमें से मैक्सिमम आप 3 या 4 भी याद करें तो बहुत है, बॉक्साइट, कार्योलाइट और कोरंडम, या फिर अर्थलेक्स या ई, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 3-4 तो याद करके रखें, क्योंकि इससे आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका जो सूत्र सब है, ये सब भी इम्पोर्टेंस है एग्जाम के लिए, तो ये सब भी ध्यान में रखना है। बॉक्साइट का जो हो जाएगा Al2O3.2H2O, ये जो है अगर बॉक्साइट की जगह पर ये भी रहे तो आप उसे समझ सकते हैं, तो आपको दोनों लेकर के चलना है। तो अगर यहाँ पे होता कि एल्युमिनियम के प्रमुख खनिज निम्नलिखित में कौन है, अगर ऑब्जेक्टिव में रहता तो इसमें ये नहीं लिखा रहता, सिर्फ ये लिखा रहता, तो इसे आप मतलब पता कर सकते हैं कि ये बॉक्साइट का रासायनिक नेम है, तो मतलब रासायनिक सूत्र है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे आपका एमसीक्यूज भी सही होगा और आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर यही क्वेश्चन को लॉन्ग करके दे कि मतलब एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम के प्रमुख खनिज क्या है, तो ये जो अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो ये 5 नंबर में जाएगा ही जाएगा, तो ये 5 नंबर में चला जाएगा। तो ऐसे अगर थोड़ा बहुत अगर कोशिश करें तो आप 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयस्कों तथा खनिजों में अंतर स्पष्ट करना है। तो अयस्क क्या है और खनिज क्या है वो बताना है। तो पहले अयस्क देखते हैं। तो अयस्क वह खनिज जिसमें धातु का प्राप्त करना आसान व सस्ता हो जाता है, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। मतलब वैसा धातु प्राप्त किया जाता है एकदम आसानी से और एकदम सस्ता, तो वो अयस्क कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा कॉपर पायराइट, जिसका रासायनिक सूत्र है CuFeS2, कॉपर ग्लास जिसका रासायनिक सूत्र है Cu2S, कॉपर क्यूप्राइड, और ये सब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल किसका, अयस्कों का। ये हो जाएगा खनिज। खनिज का हो जाएगा प्राकृतिक में मिलने वाला। ये जो है वैसा मतलब खनिज है जो धातु प्राप्त करता है, ये खनिज से धातु प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसमें ये जो खनिज है वो कहाँ प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक से मिलने वाला पदार्थ है, जिसमें धातु या उनके यौगिक प्राकृतिक में मिलते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का ये अयस्क और खनिज में। खनिज हम लोग को प्राकृतिक से मिलता है और अयस्क जो है वह खनिज से मिलता है। लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते। लेकिन मैक्सिमम मात्रा में अगर 90% खनिज को लेकर के चले तो उसमें से अयस्क मिल सकता है, लेकिन 10% खनिज में से अयस्क नहीं मिलता है। वैसे ही धातु मतलब खनिज को लेकर के चले तो खनिजों को धातुओं से प्राप्त किया जाता है। ये प्राकृतिक है कि धातुओं से खनिज प्राप्त किया जाता है, लेकिन खनिज धातु प्राप्ति के योग नहीं है। मतलब हर एक जो खनिज होते हैं वो धातु प्राप्ति के योग नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस था हम लोग का। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, शोधन क्या है। द्रव्य धावन प्रक्रम का उपयोग कर शोधन में कैसे होता है। तो शोधन बताना है, तो अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण शोधन कहलाता है। अशुद्ध यानी जो डस्ट धातु है उसकी शुद्धिकरण यानी उसको जब साफ करते हैं उसको हम लोग शोधन बोलते हैं। अब इसमें बोला गया कि द्रव्य धावन प्रक्रम का उपयोग का शोधन में कैसे होता है। तो धातु जो है SN जैसे और PB का शुद्धिकरण शोधन जो विधि द्वारा किया जाता है इसलिए किया जाता है क्योंकि टन का जो गलनांक होता है वो कम होता है। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का जवाब। पहले तो हम लोग पता किए कि अशुद्ध धातु का जो शुद्धिकरण होता है उसे हम लोग शोधन कहते हैं। इसमें द्रव्य धावन प्रक्रम का उपयोग का शोधन बताया गया। प्रयोग मतलब शोधन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अगर धातु एशियन जैसे में और PB को ले लें, एशियन और जैसे और PB को ले ले, ये दो जो है वह धातु को ले ले, तो उसकी जो शोधन शुद्धिकरण हो जाएगी वो शोधन विधि द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो टन होता है उसका गलनांक कम होता है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्लस्क क्या है, यह कैसे उपयोगी है। तो फ्लस्क जो है अम्लीय क्षार बोल सकते हैं। फ्लक्स क्या है, अम्लीय क्षार। तो वह पदार्थ जो गैस से संयोग कर गलित धातुमल बनाता है उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो अब इसका उपयोग कैसे होता है, फ्लक्स प्लस गैंग। गैंग बोल सकते हैं डस्ट को, जो बच जाता है वो उसको बोल सकते हैं। तो फ्लक्स प्लस जो गैंग हो जाएगा वो धातुमल हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का जवाब। मैक्सिमम इसमें 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है धातु, कुछ धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है क्यों? इसमें धातु जो है वह जो धातु होते हैं वो मतलब स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, वो क्यों पाई जाती है? फॉर एग्जाम्पल पीयू और पीटी जैसी जो धातु होती है वो क्रियाशील नहीं है, अर्थात O2 से क्रियाशील नहीं है। ये जो धातु है ये पहले ही क्रियाशील नहीं है, और इसमें जो O2 से क्रियाशील नहीं है ये O2 से भी क्रियाशील नहीं करता है, जलवाष्प और CO2 से भी क्रिया नहीं करता है। तो ये जो है वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, और इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये O2 से क्रिया नहीं करते हैं और ना ही जल वाष्प और CO2 से क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मरकरी के अयस्क को लिखे। तो मरकरी का जो अयस्क हो जाएगा वो हो जाएगा सेनेबार, और इसका जो रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं तो HGS ये हो जाएगा। तो मरकरी जो अयस्क है उसका जो अयस्क हो जाएगा वो सेनेबार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सिल्वर के प्रमुख अयस्क को लिखे। ये इम्पोर्टेंट है तो ध्यान में रखिए। तो इसमें बताना है सिल्वर के प्रमुख अयस्क। तो सिल्वर के जो प्रमुख अयस्क हो जाएंगे वो हो जाएगा आर्जेटाइट या फिर सिल्वर ग्लांस, इसका जो हो जाएगा Ag2S, पाइराइट्रिजराइड या फिर रूबी सिल्वर बोल सकते हैं, ये हो जाएगा Ag3SbS3, प्राउस्टाइट ये हो जाएगा Ag3AsS3, हॉनर सिल्वर ये जो हो जाएगा सिल्वर के प्रमुख अयस्क है। इसमें से मैक्सिमम आप 2-3 याद कर ले तो MCQs के लिए भी मतलब आपका हो जाएगा, और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर आप पूरा याद करते तो आप तो 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपर के प्रमुख अयस्क को लिखे। पहले हम लोग सिल्वर के अयस्क को देखें, अब कॉपर के अयस्क को देखते हैं। तो कॉपर का जो अयस्क हो जाएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉपर पाइराइट, इसका हो जाएगा CuFeS2, ये सब याद करना है आप लोग को। दूसरा हो जाएगा मेलेकाइट, ये हो जाएगा CO3.CuOH ट्वाइस। थर्ड हो जाएगा क्यूप्राइट, ये हो जाएगा Cu2O, और कॉपर ग्लांस ये हो जाएगा Cu2S। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा कॉपर प्रमुख अयस्क, कॉपर के प्रमुख अयस्क है जो कि इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तो इसे ध्यान में रखिए। और इसे रटना नहीं है, बस इसे समझना है। आप कहीं लिख करके चिपकाइए, रोज़ आप दिन भर में एक बार भी पढ़ ले रेगुलरली, तो आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है आयरन के प्रमुख अयस्कों के लिखे। इसमें फिर आयरन के पूछा गया है, तो आप एक लिस्ट निकाल लीजिए जिसके प्रमुख अयस्क को लिख सकते हैं। तो आयरन के प्रमुख अयस्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट और आयरन पाइराइट। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4, तो इसको ध्यान में रखना ही है। हेमेटाइट का हो जाएगा FeO3, मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4, सेडेराइट का हो जाएगा FeCO3 और आयरन पाइराइट का हो जाएगा FeS2। क्वेश्चन नंबर 16 है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क पूछा गया है, तो बॉक्साइट जो हो जाएगा ये हो जाएगा। थोड़ी देर पहले एल्युमिनियम के हम लोग अयस्क देखे थे, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही। तो ये सब हम लोग 2 नंबर में आसानी से लिख सकते हैं। अगर इसे बड़ा करके लिखना है तो हम लोग 5 नंबर में लिख सकते हैं एल्युमिनियम के बारे में बहुत सारे चीज़। तो ऐसे करके आप बहुत मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आप 4 तो मैक्सिमम लेकर ही आएंगे। अगर मान लीजिए अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन 3 दिए तो 15 मैक्सिमम उसका मार्क्स हो जाएगा 15, लेकिन आप उसमें से 13 भी लेकर के आ जाए या फिर 12 या फिर 10 ही लेकर के आ जाए। अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 क्वेश्चन, आपको उसमें से 10 को सॉल्व करना है, तो आप उसमें से 18 लेकर के आ गए तो 28 हुआ। MCQs में आपको 35 लाना है, तो मैक्सिमम आप उससे भी ज़्यादा लेकर के आ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें से 35 ही आंसर लगाना होता है। तो 30 में 35 लगा ही सकते हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम 70 MCQs दिया जाता है। तो ऐसा प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि आपको पूरा आ जाए, उसमें से चुन के आप 35 लगाओ, वो भी कंफर्म कि मेरा पूरा 35 सही ही हो। तो उसमें से आप 35 लेकर के आएंगे तो आपका तो पूरा इधर निकल गया सारा, तो बच गया क्या आपको प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल इतना अच्छा से बनाइए ताकि आपको 25 या फिर 28 तक दे ही दे, तो आपका तो पूरा आ ही गया 95 या फिर 90। अब क्या चाहिए,
इतना तो आ ही गया। तो इतना प्रैक्टिस करके चलिए ताकि आप 90-95 तक तो लेकर के आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। धन्यवाद।